5 रुपीज पर शेयर, वैसे 100 शेयर है। लॉट साइज है वो तो फिर लॉट साइज है। वैसे ही इसमें क्यों 400? 100 शेयर्स है, 200 रुपए का भाव है। 100 शेयर से 2 रुपए मिले तो 100 into 200 200 आ जाएगा। 200 रुपीज। और यहाँ पे भी 100 और 105 के भाव में 5 रुपए का डिफरेंस है, ये 500। सो माय टोटल M2M इज 1200 रुपीज। क्लियर है? 1200 कहाँ से 500 तो समझ में आया। 500 प्लस 500 प्लस 200 एडिशन। 3 ट्रेड्स है। आज का 3 ट्रेड्स है तो समेशन फॉर द होल डे होगा ना, जितने भी ट्रेड्स एग्जीक्यूट हुए हैं उनका समेशन है। ठीक है, अब फाइनल सेटलमेंट के केस में क्या होगा? व्हाट विल हैपन इन द केस ऑफ फाइनल सेटलमेंट? एक्सपायरी वाले दिन और जो केश की क्लोजिंग प्राइस आएगी उस पे सेटलमेंट हो जाएगा, कैश के रेट से स्क्वायर ऑफ हो जाएगा एक्सपायरी वाले दिन। ठीक है, अब हाउ डू वी सेटल ऑप्शंस कॉन्ट्रैक्ट? जैसे फ्यूचर में सेटलमेंट तो है, 2 टाइप के सेटलमेंट होते हैं, एक M2M होता है, दूसरा फाइनल सेटलमेंट होता है। वैसे ऑप्शंस में भी सेटलमेंट होता है। ऑप्शंस में किस किस चीज का सेटलमेंट होता है? फर्स्ट इज डेली प्रीमियम सेटलमेंट। बुक है, डेली प्रीमियम सेटलमेंट में द बायर इज ऑब्लिगेटेड टू पे प्रीमियम टू द सेलर, उसका सेटलमेंट होता है रोज का, एंड द seller will receive the premium from the buyer. Then there is excise settlement. अगर मैंने एक्सपायरी से पहले अगर एक्साइज किया है किसी कोई ट्रेड मैंने स्क्वायर ऑफ किया है, मैंने 54 की स्ट्राइक प्राइस की निफ्टी खरीदी थी और मेरा भाव आ गया, मैं इन द मनी हूँ, मैंने उसको स्क्वायर ऑफ कर दिया तो मैंने पहले एक्साइज हो गया, तो उसका सेटलमेंट होगा। तीसरा इंटरिम एक्साइज सेटलमेंट। इंटरिम एक्साइज सेटलमेंट के केस में क्या होगा? 2 टाइप के ऑप्शंस होते हैं, फर्स्ट इज अमेरिकन ऑप्शन, सेकेंड आर यूरोपियन ऑप्शंस। अमेरिकन ऑप्शंस कैन बी सेटल्ड ऑन और बिफोर एक्सपायरी और ऑन द डे ऑफ एक्सपायरी। कब? मतलब एक्सपायरी के दिन तो कर ही सकते हैं, लेकिन उसके पहले भी कर सकते हैं, कभी भी एक्सपायर कर सकते हैं। अमेरिकन ऑप्शंस वो ऑप्शंस हैं जिनको बिफोर एक्सपायरी और ऑन द डे ऑफ एक्सपायरी एक्साइज करवाया जा सकता है। यूरोपियन ऑप्शंस वो ऑप्शंस हैं जिनको सिर्फ एक्सपायरी के दिन एक्साइज करवाया जा सकता है। सो इन द केस ऑफ अमेरिकन ऑप्शन, जो मार्केटर्स के बाद का जो सेटलमेंट होता है, जो कि NSCCL से अपन डायरेक्ट करवाते हैं, उसको बोलते हैं इंटरिम सेटलमेंट। तो इंटरिम सेटलमेंट के भी केसेस होते हैं जबकि कोई सेलर ही नहीं आता और बायर का तो राइट है बेचने देने का या खरीदने का, जो भी कॉल या पुट है, तो दैट इज नोन एज इंटरिम एक्साइज सेटलमेंट। वो वाला सेटलमेंट होता है। देन देयर इज फाइनल एक्साइज सेटलमेंट। फाइनल एक्साइज सेटलमेंट के केस में सारी ओपन इन द मनी पोजीशन एट द डे ऑफ एक्सपायरी स्क्वायर ऑफ हो जाएगी। ठीक है, जितनी भी ओपन इन द मनी कॉन्ट्रैक्ट्स हैं वो ऑटो एक्साइज करवा दिए जाएंगे। ठीक है, उसमें आपको एक्साइज करवाने के लिए बोलना नहीं पड़ेगा।
और एक्साइज सेटलमेंट वैल्यू में क्या डिफरेंस है? व्हाट इज एक्साइज सेटलमेंट प्राइस? दिशा, प्राइस जिस पे अभी वो ट्रेड चल रहा है। नहीं, इससे 1100 का कॉल है, टाइम 1100 का कॉल बायर ने लिया है और वो ये 50 का कॉल है, उसने 1100 का कॉल लिया है, उसका रेट आएगा अगर सेलर नहीं है उस रेट का, अगर वो चाहता है बेचना चाहता हूँ और उस रेट का सेलर नहीं है कोई, इतना कॉम्प्लिकेशन है ही नहीं। अगर मैंने 1100 पे मेरा कॉल एक्साइज हुआ है तो 1100 मेरा जिस भाव पे कॉल एक्साइज हुआ है, जिस रेट पे कॉल एक्साइज हुआ है, वो आपका एक्साइज सेटलमेंट प्राइस। और एक्साइज सेटलमेंट वैल्यू कितनी होगी? कॉल माइनस क्लोजिंग प्राइस, जिस पे मैंने सपोज फाइनल सेटलमेंट के दिन वाली बात करें तो मेरा कॉल किस भाव पे एक्साइज होगा? क्लोजिंग प्राइस होता है अंडरलाइन सिक्योरिटी, ठीक है। तो मेरी वैल्यू क्या निकलेगी? क्लोजिंग प्राइस माइनस स्ट्राइक प्राइस। जितने स्ट्राइक प्राइस का मैंने कॉल खरीदा था वो माइनस जितने पे एक्साइज हुआ है वो, उतनी वैल्यू मेरे को उस कॉन्ट्रैक्ट से डिराइव हुई। वैसे ही पुट में उल्टा हो जाएगा, पुट में स्ट्राइक प्राइस पहले आएगा और क्लोजिंग प्राइस बाद में आएगी, ठीक है। नाउ व्हाट इज रिस्क मैनेजमेंट? NSCCL ने कॉम्प्रिहेंसिव रिस्क कंटेनमेंट मैकेनिज्म निकाला है F&O सेगमेंट में, जो कि रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम के नाम से जाना जाता है। इसमें कुछ एस्पेक्ट्स जज किए जाते हैं, जैसे फाइनेंशियल साउंडनेस ऑफ द मेंबर्स, जो मेंबर्स हैं उनकी फाइनेंशियल साउंडनेस, कैपिटल एडिक्वेसी प्रॉपर्ली फॉलो कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, प्रॉपर मार्जिन्स फिल इन कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, ये सब देखा जाता है। फिर NSCCL चार्जेस एन अपफ्रंट इनिशियल मार्जिन। NSCCL सारे क्लियरिंग मेंबर्स से एक अपफ्रंट इनिशियल मार्जिन लेता है। देन द ओपन पोजीशन ऑफ ऑल द मेंबर्स आर मार्क टू मार्केट, एंड जो सेटलमेंट होता है वो T+1 डे पे होता है। NSCCL ने ऑनलाइन पोजीशन मॉनिटरिंग सिस्टम बनाया है, जो स्पैन सिस्टम के नाम से जाना जाता है, जिससे कि वो कंटिन्यूसली पोजीशन मॉनिटर करती रहती है और जहां भी उनको रिस्की जो ट्रेड्स लगते हैं उनको मॉनिटर करके सामने ले लाती है। अब व्हाट इज NSCCL स्पैन? स्पैन क्या है? आप लोग ऐसे बैठे हो क्लास में, सबकी फर्स्ट क्लास, ये रिवीजन चल रहा है। बुक सामने है ना, पढ़ूंगा ना, मैं कुछ टाइगर रीड करूंगा, उसका बताऊंगा, ठीक है। द बेसिक ऑब्जेक्टिव ऑफ स्पैन का बेसिक ऑब्जेक्टिव है किसी भी पोर्टफोलियो की रिस्क पता करना, ठीक है। कैसे पता करेगा वो रिस्क निकालेगा 99% दिन जितनी रिस्क होती है उस स्टॉक में या उस पोर्टफोलियो में, वो उसकी मैक्सिमम रिस्क होती है। 99% टाइम्स वो जितना लॉस दे रहा है उसकी मैक्सिमम रिस्क है, उसको अपन बोलते हैं वैल्यू एट रिस्क। वो आपको 99% डेज की रिस्क निकाल के देता है और उस बेसिस पे आप मार्जिन चार्ज करते हो। क्यों ऐसा करते हो आप? क्योंकि जब जो पहले जैसा हुआ है वैसा ही अपन सोचते हैं कि आगे भी होगा, ठीक है। तो 99% दिन जितना रिस्क, जितना लॉस उसने फेस किया है, उस बेसिस पे आपका मार्जिन डिवाइस होगा, तो वो कभी शॉर्ट नहीं पड़ेगा या बार बार आपको मेंटेनेंस मार्जिन के लिए कॉल देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उस बेसिस पे वो डिवाइस करता है कि आपको कितना मार्जिन रिक्वायरमेंट एक्चुअली चाहिए, ठीक है। दिस सिस्टम ट्रीट्स फ्यूचर्स एंड ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट यूनिफॉर्मली एंड पता करता है डीप आउट ऑफ द मनी कॉन्ट्रैक्ट्स जो हैं उनको बाहर लेके आता है। जो बहुत ज्यादा आउट ऑफ मनी, बहुत ज्यादा नेगेटिव कैश फ्लो लग रहा है या जेब से पैसा लग रहा है, उन कॉन्ट्रैक्ट्स को सामने लेके क्या क्या फैक्टर्स फॉलो करता है? फर्स्ट इज अंडरलाइन मार्केट प्राइस को देखता है, सेकंड स्ट्राइक प्राइस देखता है, थर्ड वॉलेटिलिटी ऑफ द अंडरलाइन इंस्ट्रूमेंट। अंडरलाइन इंस्ट्रूमेंट मतलब कैश मार्केट में क्या क्या मूवमेंट्स हैं उस इंस्ट्रूमेंट के, कितना टाइम बचा है कॉन्ट्रैक्ट को एक्सपायर होने से, क्योंकि टाइम जैसे जैसे एक्सपायरी का टाइम पास आते जाता है वॉलेटिलिटी बढ़ती जाती है, स्टॉक बाइंग सेलिंग बढ़ती जाती है।
और इंटरेस्ट रेट कितना लग रहा है, ये सारे फैक्टर्स को स्कैन करके एक रिस्क निकालता है पोर्टफोलियो की। अब कुछ मार्जिन्स